नमस्कार बच्चों। सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको करंट अफेयर्स की मतलब समसामयिक जो घटनाएं थी 25 अगस्त से 31 अगस्त मतलब लास्ट वीक अगस्त का जो था उसका पार्ट 2 आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है प्रतिवर्ष जारी की जाती थी। और पूछे आपसे जारी किसके द्वारा की जाती थी, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कई बार इस पे क्वेश्चन पीसीएस में भी बन गया और कई बार क्वेश्चन इस पे आईएएस में भी बन गया है। इस बार क्या हुआ है, चर्चा में क्यों रही है? इस बार चर्चा में इसका रहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने डाटा में अनियमितता इरेगुलरिटी की वजह से इस डाटा की समीक्षा के लिए, इसे रिव्यू करने के लिए इस पर क्या लगा दिया, स्टॉप लगा दिया है कि भाई ये रिपोर्ट अभी इस साल नहीं छपेगी। मतलब विश्व बैंक ने डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के लिए इस रिपोर्ट पर रोक लगा दिया है। अब बात आती है कि ये रिपोर्ट है क्या, तो आप बताओगे क्या है ये पूछता, व्हाट इज द रिपोर्ट। तो आप बताओगे यह एक वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट है। मेरा कहने का मतलब ये व्यापार और जो निवेश है उसका पूरा वार्षिक का अध्ययन करती है। विभिन्न देशों का लगभग 190 देश हैं इसमें, उन सभी देशों का व्यापार और निवेश से लेकर के, मतलब ये जो रिपोर्ट है पूरे वार्षिक में लगभग 190 देशों को जो व्यापार है और निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है, इन पर क्या करती है, स्टडी करती है। और स्टडी के आधार पर ये देखती है 10 सांकेतिक हैं इसके, जैसे व्यापार में सुगमता कैसी है उस देश में, सुरक्षा को लेकर के क्या मानक हैं उस देश में, शुल्क किस तरीके का लगाया जाता है, प्रोटेक्शन किस तरीके से उस देश में दिया जाता है। तो ऐसे 10 मानक हैं, उन मानक की स्टडी करती है व्यापार और निवेश में, और ये इशू जारी की जाती है। वर्ष 2019 की बात करें तो भारत की इसमें 190 देशों में से 63 रैंक थी। मतलब भारत हर एक साल इसमें आगे की ओर मतलब बढ़त हासिल कर रहा था। तो ये माना गया था कि इसके डाटा में कुछ अनियमितता है और इसका देश फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को अभी क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया है कि भाई इस पर पहले समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा इसका, उसके बाद इस रिपोर्ट को फिर से देखा जाएगा। नेक्स्ट इशू है बच्चों लेबनान को लेकर के। लेबनान भूमध्य सागर का एक तटीय देश है, बोल सकते हो पश्चिमी एशिया देश है, या ये बोल सकते हो जहां हिंसात्मक गतिविधियां या अस्थिरता, आतंकवादी घटनाएं या सीमा को लेकर के विवाद ज्यादा होती हैं उस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में पड़ता है लेबनान। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि लेबनान जो है वो भूमध्य सागरीय देश है। अब बच्चों आपको ये काम करना है कि लेबनान, यहां से हर साल आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, समझ में आ रही है, तुर्की, इसको लेकर के ये जो भूमध्य सागर का सटा जो इलाका है, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, एक मैप में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। तो देखो ये मैप है, और ये मैप में बच्चों, ये मैप में देखो ये लाल सागर है, बाबा मंदेव जलसंधि है, और यहाँ स्वेज नहर है, ये है भूमध्य सागर। तो देखो इस एरिया में है इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, तुर्की, इराक, सऊदी अरब, ईरान, ये सब कंट्री कहाँ है, इसी में। तो ये बहुत अस्थिर क्षेत्र है आतंकित गतिविधियों को लेकर के,
और अन्य इस्लामिक गतिविधियों को लेकर के, और सीमा विवाद बहुत ज्यादा हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद ही कोई वर्ष होता होगा आईएएस का या पीसीएस का जो यहां से, अगर आईएएस ने नहीं पूछा तो पीसीएस पूछ लेगा, और पीसीएस नहीं पूछता है तो आईएएस पूछ लेगा। लेकिन क्वेश्चन हर वर्ष इस एरिया से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एरिया कई दृष्टि से किसी न किसी बात को लेकर के विभिन्न देशों के बीच चर्चा में बना रहता है। अभी जो चर्चा का विषय है लेबनान का, बच्चों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि लेबनान की सीमा किन किन देशों से होकर, लेबनान की सीमा किन किन देशों से लग रही है, और इसका आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर तुम इसे मैप देखोगे तो आपका मैप देखने का एक नजरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए लापरवाही मत किया करिए। अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसे तुरंत मैप निकालिए, जो भी मैप है आपके पास उस कंट्री को निकालिए और उसके आसपास के देश। मैप भी नहीं है तो मैप ही, ऐसा नहीं कि वैसे हेडिंग डाल करके उसके देश टिप लिए गूगल से, नहीं, मैप ही निकालो। अगर मैप में खुद देखोगे कि इसके उत्तर में ये वाला कंट्री पड़ रहा है, तुर्की पड़ रहा है, इधर पूर्वोत्तर में इसके सीरिया, सॉरी मैं बताने ही लग गया, कहाँ सीरिया पड़ रहा है, उसके कहाँ इजराइल है, कहाँ फिलिस्तीन उससे लगा हुआ है, भूमध्य सागर टच हो भी रहा है या नहीं टच हो रहा, ये सब बातें आपको देखनी है मैप में। आपका ज्योग्राफी जब सब्जेक्ट मेंस के रूप में आप लिखोगे या ऑप्शनल भी लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन मेंस का विदाउट मैप नहीं जाना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस आपकी अभी से होनी चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल है। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हैं तो यही चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यही चीजें एग्जाम हॉल में बेहद हार्ड साबित होती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं होती। तो ये आपको देखना है। अभी हम बात करते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों है। तो चर्चा का विषय इसीलिए है कि संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में 1 साल के लिए और जो पीस कीपिंग फोर्स जो थी उसे कम कर दिया है। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स थी, बल था, शांति जो बल था, उसे 1 साल और कम कर दिया है, और उसमें सैनिकों की संख्या भी, सैनिक संख्या भी कम कर दी है। सैनिक संख्या लगभग वहां 15,000 समथिंग थी, अब इसे घटा करके 13,000 सैनिक के करीब वहां कर दिए हैं। ये जो पीस कीपिंग फोर्स जो है, जो यूएन के कंट्री होते हैं, यूएन देश जो होते हैं, वो अपने यहाँ से अपने सैनिकों को भेजते हैं इसमें। तो जहां जिस देश में, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर के हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के हो, या विभिन्न धार्मिक सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर के जब अस्थिरता फैलती है और इन देशों पर कंट्रोल नहीं किया जाता, तब एक्शन लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ बोलते हैं, और विभिन्न देशों की फोर्स वहां भेजी जाती है। भारत भी यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ध्यान रखना, भारत भी यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेता है। भारत के भी काफी सैनिक यहाँ पर भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है ये मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 1978 में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल भेजा गया था लेबनान में। वर्ष 1978 में यह संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल कहां भेजा गया था? ये लेबनान में भेजा गया था वर्ष 1978 में। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, ध्यान रखना। और ये कहां पे है? ये लेबनान की दक्षिणी सीमा पर है, ध्यान रखना। कहां पे है ये? लेबनान की, ये जो बल है वो लेबनान की दक्षिणी सीमा पर है, जिसे हम ब्लू लाइन भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएएस में 2018 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि टू नेशन थ्योरी किसके बीच में है। तो जहां विवाद चल रहा है सीमाओं को लेकर के, उसका आंसर था फिलिस्तीन और इजराइल। कुछ लोग भारत और पाकिस्तान लगा करके आए थे, तो गलत करके आए थे, मतलब वो टॉपिक पर घूमे ही नहीं। टॉपिक बेहद आसान पूछा जाता है, लेकिन हम लोग उस टॉपिक पर घूमते ही नहीं हैं। तो ब्लू लाइन पूछ लेगा, ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा है? तो आप बताओगे ये लेबनान
व इजराइल, इन दो देशों के बीच, कह सकते हो लेबनान की दक्षिणी सीमा में है ना, और ये इजराइल इन दोनों देशों के बीच है। अब यूएसए और इजराइल जो है वो लेबनान पर ये आरोप लगाते हैं कि लेबनान की दक्षिण सीमा में जो हिजबुल्लाह संगठन है वो इसे बेस के रूप में यूज करता है, इसका बेस अपना मतलब एक आतंकी बेस के रूप में यूज कर रहा है। तो इसीलिए अब ये चर्चा में रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने यहां से जो फोर्स थी वो क्या कर दी है, कम कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सीबेड 2030 एंड गैपको। सीबेड 2030 एंड गैपको बेहद अच्छा टॉपिक है। सीबेड से मतलब ही समझ गए होंगे आप, समुद्र से रिलेटेड। तो पहले तो मैं सीबेड को ही समझा देता हूं, इसे सीबेड को। तो सीबेड के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक प्रयास है जो निप्पो फाउंडेशन, ये क्या है, एक प्रयास है। किसका प्रयास है, निप्पो फाउंडेशन, किसका, निप्पो फाउंडेशन, और इसके साथ जर्नल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन, जनरल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन, चार्ट ऑफ द ओशियन, ओशन समुद्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैप को कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को गैप को कहते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों का संयुक्त ज्वाइंट प्रयास है। मैं निप्पो फाउंडेशन को यही चर्चा कर देता हूं। तो ये जापान का, ये निप्पो फाउंडेशन जापान का गैर लाभकारी संस्था या संगठन है, ध्यान रखना कहाँ की है, जापान की गैर लाभकारी संगठन है। अब हम सीबेड 2030 के उद्देश्य की बात करें तो ये जितने भी मैथमेटिक आंकड़े होते हैं, मतलब समस्त जो मैथमेटिक आंकड़े होते हैं उनको क्या करता है, एकत्रित करता है। इसके अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं, इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ये मैथमेटिक, या लिख सकते हो संपूर्ण या समस्त मैथमेटिक आंकड़ों को एकत्रित करता है। जिससे क्या होगा कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक महासागर के तल के एक निश्चित हिस्से का मानचित्र तैयार कर सके। कब तक, वर्ष 2030 तक जो महासागर हैं, ओशियन हैं, उनके एक निश्चित भाग का क्या मैप तैयार कर सकें, क्या रेडी कर सकें, तो मैप। जब ये मैप रेडी हो जाएगा तो हम आसानी से इसे अन्य को उपलब्ध करा पाएंगे। मतलब इसे, हमारा उद्देश्य यही है कि सभी को हम उसे क्या करा पाएं, सभी को उपलब्ध करा पाएं। तो समुद्र की जानकारी मैक्सिमम तक पहुंचेगी, तो उससे फिर नेक्स्ट लाभ लेना स्टार्ट किया जाएगा। बात आती है मैथमेट्रिक। मैथमेट्रिक क्या है, ये बार बार हम मैथमेट्रिक शब्द कह रहे हैं। वैसे तो मैंने ये ज्योग्राफी में एक क्लास में मानचित्र की कराई है, उसमें मैंने बताया भी है कि मैथमेट्रिक मैप क्या होते हैं। चाहो तो वहां इससे हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, वहां काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो मैथमेट्रिक का मतलब होता है, अगर आपसे पूछे मैथमेट्रिक क्या मतलब है इसका, तो सीधा सा आपका जवाब होना चाहिए समुद्र तल के आकार एवं गहराई की माप। क्या, समुद्र तल के आकार एवं गहराई की क्या माप क्या कहलाती है, बैथमेट्रिक कहलाती है। जिसमें क्या होता है
जैविक समुद्र शास्त्र में एक प्रमुख तत्व होता है? बोल सकते हो यह जैविक समुद्र शास्त्र में एक प्रमुख तत्व होता है। इस डेटा में क्या होता है कि गहराई और पानी के नीचे की जो स्थल आकृतियां होती है उनके आकार की जानकारी दी जाती है। मतलब एक तो गहराई, दूसरी पानी के नीचे की जो टोपोग्राफी होती है, स्थलाकृतियां जो होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ये बेहद जरूरी होती है भाई। अगर समुद्री रिसोर्स भी हमें यूज करने तो ये भी बेहद जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे चट्टान के बारे में बताना कैसी, जैसे चट्टान कैसी हैं, मिनरल्स के बारे में बताना, रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, अर्थक्वेक जो पानी के अंदर आता है, पानी के अंदर वाला, ठीक है ना, और ज्वालामुखी, सुनामी, सुनामी की इंफॉर्मेशन इससे आसानी से हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हम इसमें आधुनिक हाइड्रोग्राफी का भी स्टडी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आधुनिक या मॉडर्न हाइड्रोग्राफी की क्या कर सकते हैं, स्टडी को बेहद इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डाटा, मैथमेटिक डाटा किसके पास होगा, हमारे पास होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस परियोजना के बारे में सीबेट 2030 के में, तो एक सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में ये सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में इसके बारे में बात की गई थी। किसके बारे में, सीबेट 2030 के बारे में। तो बोल सकते हो इसके प्रारंभ की गई, ये योजना कब प्रारंभ हुई, तो आप बोलोगे वर्ष 2017 में एक सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में इस योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य ही यही था कि 2030 तक हम समुद्र के एक निश्चित भाग का डाटा तैयार करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा पहले कहीं ना कहीं डिस्कस करा दिया है, और उसे अन्यथा को उपलब्ध कराएंगे जिससे समुद्र के अंदर की मैक्सिमम स्टडी की जा सके, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एसडीजी के जो गोल, एसडीजी 2030 वाला गोल है, उसमें एसडीजी जो 14 है उसे संरेखित करता है। ये क्या करता है, संरेखित करता है। एसडीजी 14 अगर आपसे पूछे क्या है तो आप बताओगे एसडीजी जो 14 है उसमें महासागर, सागर, समुद्र, समुद्र संसाधन, और बोल सकते हो संधारणीय उपयोग, तो इसमें क्या है, महासागर के बारे में जानकारी, सागर के बारे में जानकारी, समुद्र के बारे में, और समुद्री संसाधनों के बारे में जानकारी, और उन समुद्री संसाधनों का जो यूज है, यूटिलाइज है, उपयोग है, उसे सस्टेनेबल तरीका से किया जाए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उसका यूज किया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दिया जाए। तो सस्टेनेबल तरीके से इसका यूज, ये उद्देश्य है एसडीजी 14 का, ठीक है ना। अब इसमें हम लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो गैबको को करते हैं। किसको करते हैं, गैब। तो गैबको के बारे में बताएं तो ये एक भूवैज्ञानिक और जल सर्वेक्षकों का अंतरराष्ट्रीय समूह है। क्या है गैबको, तो गैबको के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे यह एक अंतरराष्ट्रीय, या बोल सकते हो यह भूवैज्ञानिक एवं जल सर्वेक्षकों का, किसका, भूवैज्ञानिक प्लस जल सर्वेक्षकों, इनका अंतरराष्ट्रीय समूह है। क्या है, इंटरनेशनल ग्रुप। किसका, जियो साइंटिस्ट और जल सर्वेक्षकों का। और ये क्या करता है, यह बैथमीट्रिक जो डाटा होता है उसे सेट करता है। इसका कार्य की बात करें तो यह बैथमेट्रिक डाटा सेट प्लस
डाटा उत्पाद के विकास के बारे में प्रयासरत रहता है कि भाई इस डाटा को कैसे करके सेट किया जाए और जो डाटा उत्पाद है उसका किस तरीके से हर समय डेवलपमेंट में एफर्ट लगाता रहता है। यह यूनेस्को का एक अंतर सरकारी संस्था है, कमीशन बोल सकते हो, समुद्री विज्ञान आयोग। यूनेस्को का एक आयोग है, ठीक है ना, समुद्री विज्ञान आयोग। कौन सा? समुद्री विज्ञान आयोग। किसका है ये? यूनेस्को का है, ठीक है ना। तो इसे समुद्री विज्ञान आयोग और एक और है अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। ये तो यूनेस्को का है, ये अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण अलग है, ठीक है ना। जल सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वाधान में कार्य करता है, ठीक है ना। ये इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में क्या करता है? काम करता है, मिलकर के काम करता है। किसके साथ? समुद्री विज्ञान आयोग जो यूनेस्को का एक अंतर सरकारी बोल सकते हो, अंतर सरकारी संगठन है, सॉरी आयोग है, और मिलकर के ये काम करता है, या दोनों का एक संयुक्त तत्वाधान में कार्यरत एक निकाय है, ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हो ये एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जिसे संपूर्ण महासागर के अधिस्थल के मानचित्रण का कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जिसे संपूर्ण महासागर के अधिस्थल, महासागर का जो सरफेस है, महासागर के अधिस्थल का क्या दिया गया है? मानचित्रण करने का कार्यभार इसे सौंपा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों गैपो के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो जब हम पेपर देखते हैं आईएएस और पीसीएस का, या अन्य अच्छे एग्जाम देखते हैं, तो हम भी देखते हैं करंट कहाँ से आई। तो करंट भाई यहाँ से आती है, तुम लोग जो पढ़ते हो वहाँ से करंट नहीं आती, क्या ऊपर से उठा लिया टॉपिक को। जब तक टॉपिक में आप कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, ऑल ओवर नहीं पढ़ोगे, तो आपकी मेंस लिखने की अप्रोच भी आगे नहीं अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। तो आप केवल एक खाना पूर्ति करते हो पढ़ाई में। लाइकेन पार्क नेक्स्ट इशू है, लाइकेन पार्क। तो हमें देखना है ये लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन, तो आपका जवाब होना चाहिए ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, एक संयुक्त जीव होता है। क्या होता है? एक संयुक्त जीव होता है जो कवक के तंतुओं के साथ सहवासित होता है। क्या होता है? कवक के तंतुओं के साथ, बोल सकते हो जो कवक के तंतुओं के साथ सहवासित, कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कह सकते हो, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, मतलब या तो कवक के जो तंतु होते हैं उनके साथ जो सहवासित शैवाल होते हैं उनसे, या फिर साइनोबैक्टीरिया से क्या होता है? ये उत्पन्न होता है। बोल सकते हो इसकी जो बढ़ने की गति होती है काफी मंद होती है। इसके इंफॉर्मेशन देखें तो इसके बढ़ने की गति क्या होती है? काफी मंद होती है, मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता है। तो मंद गति से बढ़ने वाला एक जीव होता है, ठीक है ना। और ये किसी भी सतह पे, या जो एपीफाइटा होते हैं, अधपादप जो होते हैं, उनके रूप में पाए जाते हैं। ये किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर अधिपादप, या इन्हीं को बोल सकते हो एपीफाइटा, है ना। एपीफाइटा के रूप में पाए जाते हैं। और बोल सकते हो लाइकेन ऐसे होते हैं जो सदियों तक क्या रहते हैं? सदियों तक जीवित
रहते हैं, बहुत जल्दी से ये डिस्ट्रॉयड नहीं करते हैं। अब बात आती है कि लाइकेन जो होते हैं इनका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइकेन के उपयोग की अगर हम बात करें, इसके अगर मैं उपयोग की बात करूं तो आप ये कहोगे कि इसका जो उपयोग है, पहले क्या करते हैं, ये अपर्दन कर देते हैं। ध्यान रखना, कंसेप्चुअल समझा करो। जब ये अपर्दन करेंगे तो अपर्दन करने के बाद जो खनिज होते हैं, अपर्दन करने के बाद जो खनिज होते हैं, उन खनिज को फैलाने में सक्षम होते हैं। एक तो ये उपयोग है कि अपर्दन के बाद जो खनिज होते हैं उन खनिजों को पृथक करने में, फैलाना शब्द ठीक नहीं है, पृथक करने में, है ना, पृथक करने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात, कई व्यंजन ऐसे होते हैं, कई व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें ये मेन सामग्री के रूप में, प्रमुख सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी बात, आपने कन्नौज देखा होगा, कन्नौज यूपी में ही है। कन्नौज की जो इत्र है, जिसे सेंट बोलते हैं, कन्नौज की इत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, स्वदेशी जो इत्र है। सन स्क्रीन में इनका प्रयोग किया जाता है, सन स्क्रीन लगाते हैं बच्चे, सन स्क्रीन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रीम जो होती हैं, क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम ही होती हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, रंजक जो होते हैं, रंजकों में इनका प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न औषधि जो होती है, मेडिसिन, विभिन्न औषधियों में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो N2 और सल्फर के जो प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषक के लिए ये टोलरेंस है। टोलरेंस मतलब सहिष्णुता है, सहिष्णुता किसके लिए, N2 व H2, ठीक है ना। और दूसरी बात, प्रजाति जैव सूचक के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, प्रजाति जैव सूचक, प्रजाति जैव सूचक के रूप में काम करता है। तो कितना बेहतरीन उपयोग है इसका, कि अपर्दन करता है और खनिज के रूप में खनिजों को इधर उधर पृथक करने में कई व्यंजकों में इसका यूज किया जाता है। कन्नौज की जो स्थायी सेंट बनती है उसमें इसका यूज करते हैं। सनस्क्रीन जो क्रीम होती हैं, विभिन्न रंजक होते हैं, औषधियों में यूज किया जाता है। और N2 और सल्फर के जो प्रदूषक होते हैं उनके प्रति ये क्या होता है, टोलरेंस होता है, मतलब सहिष्णु होता है, ये ध्यान रखना। तो लाइकेन में इतना ही। दूसरी बात, अगर इसकी एक स्थानीय भाषा में नाम इसका लोगे तो लाइकेन को झूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इसे झूला, झूलने वाला होता है झूला, या कह सकते हो पत्थर का फूल, पत्थर का फूल। कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, तो वहां बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है। अगर नहीं पता होती तो लोग बता भी नहीं पाते हैं ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है द्वारकानाथ कोटनिस, ये भी चर्चा में रहे हैं। तो द्वारकानाथ जो कोटनिस हैं ये चीन में चर्चा में रहे हैं, लेकिन है कहाँ के, ये भारत के हैं। भारत के महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है कोकड़, तो कोकड़ में जन्म हुआ था इनका, ठीक है ना। द्वारकानाथ कोटनिस, द्वारकानाथ कोटनिस। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका, महाराष्ट्र के कोकड़ में, ठीक है। बात है कि ये अभी चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो चर्चा में इसीलिए है कि इनकी एक काश्य प्रतिमा की, और इनकी चर्चा की बात करें तो इनकी एक काश्य प्रतिमा, उसका अनावरण कर रहा है कौन, चीन कर रहा है। और कहां पे कर रहा है, तो एक ये जगह पड़ती है, हेवाई प्रांत की एक राजधानी है शिजियाजुआंग, हेवाई प्रांत की क्या है राजधानी, जिसका नाम है शिजियाजुआंग। इसमें एक विद्यालय है, उस विद्यालय के बाहर, शिजियाजुआंग में एक विद्यालय है, उस विद्यालय के बाहर
द्वारकानाथ कोटनिस की एक प्रतिमा लगाई जाएगी, ठीक है ना। और कौन थे, ये अगर आपसे पूछें ये कौन थे, ठीक है ना, तो आपका जवाब होना चाहिए चीनी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय चिकित्सक। चाइना रिवॉल्यूशन में चीनी क्रांति में योगदान देने वाले भारतीय चिकित्सक। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो चीन ऐसा इसीलिए कर रहा है कि एक समय था जब जापान चीन पर हावी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहे हैं। चीन पर जापान ने काफी हमले किए थे। उस समय चीन के काफी सैन्य घायल हुए। तो चीन के एक तत्कालिक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था छूते। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि भाई आप कोई मिशन भेजिए हमारे यहाँ सैनिकों के इलाज के लिए, हेल्प के लिए। तब जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन मेडिकल मिशन टू चाइना भेजा था। क्या भेजा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। कौन हावी था? चीन पर जापान हावी था। तो उस समय गवर्नर कौन था? छूते, ये ऐसे ही नाम है, छूते। इन्होंने अनुरोध किसे किया? जेएल नेहरू को। तब इंडियन मेडिकल बोल सकते हो, इंडियन, तब एक मिशन भेजा और इस मिशन का नाम था इंडियन मेडिकल मिशन टू चाइना। इंडियन मेडिकल मिशन टू चाइना। और इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुख्य भूमिका में थे द्वारकानाथ कोटिनिस। द्वारकानाथ कोटिनिस ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बात माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी। तो माओ से तुंग के नेतृत्व में जो चाइना रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया था चाइना सैनिकों के लिए। तो उनकी याद में, ठीक है ना, चीन जो है उस समय चाइना में कई प्रतिमाएं बनाई गई थी, ठीक है ना। तो अब उनकी याद में, द्वारकानाथ कोटनिस की याद में, जो हेवाई प्रांत है उसकी राजधानी शिजियाजुआंग में क्या बनवा रहा है? एक विद्यालय के सामने इनकी फिर से प्रतिमा बनवा रहा है। ध्यान रखना, द्वारकानाथ कोटनिस जो भारत में थे उस समय, और रेड क्रॉस मिशन की टीम के एक सदस्य थे। 1937 में यह रेड क्रॉस मिशन की टीम के मेंबर थे। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट एक हस्ती और है, नूर इनायत खान। ये भी चर्चा में रही हैं, नूर इनायत खान। और नूर इनायत खान के चर्चा का कारण, इनके चर्चा का कारण यह है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की महिला जासूस थी। कौन थी? ब्रिटेन की भारतीय मूल की महिला जासूस। अब ये भारतीय मूल की क्यों थी? तो भारतीय मूल की इसीलिए थी कि ये जो मैसूर शासक टीपू सुल्तान थे उनके वंशज थी, और इनके पापा का नाम था सूफी हजरत इनायत खान। ये इसीलिए थी भारतीय मूल की कि ये टीपू सुल्तान थे मैसूर के, टीपू 18वीं सदी के थे ये। टीपू सुल्तान की कौन थी? वंशज थी, ठीक है ना। और ये लगभग 1700, टीपू सुल्तान शायद 1699 शायद 1699 में युद्ध के दौरान ये मारे गए थे। एक बार देख और लेना, है ना। तो दूसरी बात, अगर इनकी पुत्री की बात करें तो ये सूफी हजरत इनायत, सूफी
हजरत इनायत खान की कौन थी? बेटी थी। इनके जो पापा थे, अब तो पता चल गई ना, पिता इंडियन थे और माता यूएसए की थी, अमेरिका की थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1914 में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस दौरान रूस की राजधानी, सबको पता होगी, मॉस्को। मॉस्को में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अभी चर्चा में इसीलिए है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान की तरफ से जासूसी कर रही थी। तब इनको लंदन में मेमोरियल प्लाक से सम्मानित किया गया है। कहां पे? लंदन में मेमोरियल प्लाक से क्या किया गया है? सम्मानित। और ये सम्मानित होने वाली, इससे सम्मानित होने वाली पहली महिला भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सम्मानित होने वाली पहली महिला है। अभी क्या किया गया है कि इनका जो पारिवारिक घर है लंदन में, उसे ब्लू प्लाक देकर सम्मानित किया है। किसे? इनके पारिवारिक घर को, इनके पारिवारिक जो घर है उसे ब्लू प्लाक दिया गया है। मतलब इनके घर के आगे जो ब्लू पट्टी बना करके, इन ब्लू पट्टियों पर इनके कार्यों को दर्शाया जाएगा। मतलब इन्होंने जो भी कामकाज किए हैं उन सभी कामकाजों को दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इशू है वो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है जो एजुकेशन से संबंधित है। जैसे कोविड-19 के बाद का जो भारत है, जिसमें ये देखा गया है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है, जब हम लर्निंग एजुकेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना वो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए होती है और वहाँ सबसे ज़्यादा जो कारगर साबित होता है वो ऑनलाइन एजुकेशन होती है। तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट, लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट। तो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी, ठीक है। तो पहले बात आती है कि इसे रीचेबिलिटी में ये इशू कौन करता है, निर्गत कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो आपका जवाब होना चाहिए ये किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। सॉरी, ये हाँ यूनिसेफ, ठीक है। इसे निर्गत कौन करता है, जारी कौन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यूनिसेफ। बताएंगे यूनिसेफ क्या होता है इसके बारे में। यूनिसेफ जारी करता है, ठीक है ना। तो ये चर्चा का कारण क्या है इसका? तो चर्चा में रहने का कारण है कि इसमें जो दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं उनकी चिंता जाहिर की गई है। इसकी चर्चा में रहने का कारण है जो दूरस्थ क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, किसी न किसी रूप से क्या है, कमजोर हैं, टेक्निक को लेकर के, आर्थिक रूप से लेकर के, ठीक है ना। जो कमजोर परिवार हैं उन पर क्या कर रही है ये रिपोर्ट? चिंता जाहिर कर रही है और उसने निष्कर्ष भी निकाला है, ठीक है ना। तो दूरस्थ क्षेत्र में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, विभिन्न जनजाति क्षेत्र हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन एजुकेशन को पहुंचाने के लिए या तो उनके पास आर्थिक रूप से जब वो कमजोर हैं तो टेक्निक रूप से भी वो कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ मोबाइल भी नहीं होंगे, वहाँ कंप्यूटर नहीं होंगे, वहाँ इंटरनेट सुविधाएं भी सरकार नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वहाँ से टैक्स गेन
नहीं हो पाएगा। तो इस पर चिंता जाहिर की है, ठीक है ना, और इस पर निष्कर्ष भी निकाला है उसने। क्या निष्कर्ष निकाला उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट का निष्कर्ष भी निकाला है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है इसका कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत में जो परिवार हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भारत में जो फैमिली हैं, केवल 24% परिवार ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को वहन करने में दक्ष हैं। दूसरी बात, जो शहरी रूरल एंड अर्बन जो एरियाज हैं उनमें ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा मैक्सिमम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव देखा जाता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत बड़ा लैंगिक विभाजन है। दूसरी बात यह भी है कि इसमें जो उच्च वर्ग, हाई मिडिल वर्ग, उच्च हाई सोसाइटी, मध्यम सोसाइटी और निम्न वर्ग, निम्न जो सोसाइटी है, इनके बीच अब एजुकेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा बिटवीन द हाईली एजुकेशन प्रोवाइडिंग डिफरेंस, एजुकेशन प्रोवाइडिंग जो डिफरेंस होगा, एजुकेशन प्रदान करने का जो अंतर होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। उच्च परिवार पैसा और आर्थिक रूप से दक्ष होने की वजह से हाईली एजुकेशन लेने में सक्षम होगा, उसके पास इफिशियंसी है भाई। मध्यम और निम्न परिवार हाईली एजुकेशन को लेने में दक्ष नहीं होगा और ये पिछड़ जाएगा, जिससे हाई उच्च परिवार और ज्यादा ऊपर चला जाएगा एजुकेशन के फील्ड में और निम्न परिवार और ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों के बीच हाईली मैक्सिमम बोल सकते हैं, लार्जली डिफरेंस इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसने ये भी बोला है कि जो भारत में पूर्व माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं या माध्यमिक जो स्तर के विद्यालय हैं उनमें लगभग 6 करोड़ जो विद्यार्थी हैं उन 6 करोड़ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो प्रभावित हैं, ठीक है ना। और जिनमें 40% लड़कियां प्रभावित हैं, सॉरी 49% लड़कियां प्रभावित हैं इसमें, ठीक है ना। और तो और जो पिछड़े समुदाय हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, ध्यान रखना उनमें विशेषता अगर मैं बात करूं स्पेशल गर्ल्स के बारे में, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जब स्मार्टफोन नहीं है तो ऑनलाइन शिक्षा वो कहां से करेंगे। स्मार्टफोन नहीं है इसका मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी चीज तो और भी उनके पास नहीं होंगी, ये बात भी बोला है इसने, ठीक है ना। और इसने ये भी बोला है, चलो मान के चलिए किसी के पास स्मार्टफोन, ठीक है, एंड डिजिटल व्यवस्था है, डिजिटल पहुंच है, बट उनके पास इंटरनेट प्रॉब्लम एक लार्जली इशू है, लार्जली एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई नेट प्रॉब्लम वहां हमेशा रहती है, नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। नेट प्रॉब्लम से मतलब नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। चलो स्मार्टफोन है भी, नेट नहीं आ रहे तो आज भी हम ही देख लो, अलीगढ़ से बाहर गांव में 7 बजे के बाद नेट ही आने में प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे। बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया की, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है वो चरमरा रहा है। पॉलिटिकल इशू ने इतना गंदा माहौल किया है भारत में जिससे बुनियादी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो पा रही। बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे जो भगोड़े होते हैं वो देश से बाहर चले जाते हैं इसने, और शासन और प्रशासन के अंदर जो इरेगुलरिटी है
उसने देश के जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ एजुकेशन जो स्तर है, पहले से ही इस पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता, अब और इस पर खर्च करने में सरकार कतराती है। और जब सरकार खर्च ही नहीं करेगी एजुकेशन स्तर पर, तो ये सोचने की बात है कि एजुकेशन स्तर जब हमारा हाईली होगा ही नहीं, तब हम स्किल एंड इनोवेशन के सेक्टर में कैसे अन्य विकसित देशों को मात दे पाएंगे, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर पाएंगे, कैसे हम अपने अंदर उस एक स्किल को ला पाएंगे जिससे हमारी डिमांड जो है वो फॉरेन कंट्री में की जा सके, हमारी डिमांड अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के रूप में की जा सके, हमारी डिमांड अच्छे अच्छे इंजीनियर्स के रूप में की जा सके, हमारी डिमांड अच्छे अच्छे मैकेनिक्स के या अदर्स सेक्टर्स में जो इनोवेशन है, जो विभिन्न फॉरेन सेक्टर्स में जो नीड है, उसके लिए इंडियंस को पुकारा जा सके। कैसे संभव हो पाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें और हमारी सरकार को, जिसमें बैठे जो रहनुमा हैं शासन और प्रशासन के, उनको बड़े अच्छे स्तर पर सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं जो बड़े स्तर पर बैठे हैं, कि उनके जो बच्चे होते हैं वो तो उनको फॉरेन कंट्री भेज देंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने के लिए भेज देंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज देंगे, ठीक है ना, अन्य बड़ी बड़ी जो KVIT यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भेज देंगे यूएसए की में। लेकिन जो हमारे यहाँ गरीबों के बच्चे हैं, मध्यम एवं निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षा हमेशा एक मुद्दा बना रहेगी। और वो क्या करेंगे, एकेडमिक स्तर पर या ग्रेजुएशन स्तर पर शिक्षा लेकर के बस अपने घर में एक मजदूर या एक खाना पूर्ति बनकर बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ आपको, 100% जो मोरल होता है वो डाउन होता है। वो अपने भरोसे से नहीं कह सकता इंडिया में कि मैं एजुकेशन प्राप्त करके ये हासिल कर जाऊंगा। कहीं ना कहीं उसे डाउट रहता है। क्यों? उसके पीछे का कारण है कि हमने एजुकेशन को शुरू से ही फोकस नहीं किया। जबकि एजुकेशन किसी देश का एक स्तंभ होती है, उसके विकास का स्तंभ होती है। एजुकेशन से ही इनोवेशन क्रिएशन होता है और इनोवेशन से ही कोई भी देश आधुनिक विचारधारा में, विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाता है। विकास की मुख्य धारा में एक रेस में होता है। जिस देश का इनोवेशन ठीक नहीं होगा वो देश डेवलपमेंट रेस से आउट हो जाएगा। और इंडिया उसे इस स्तर पर है। बात बनाने को न्यूज पेपर या मीडिया वाले कुछ भी कहते रहें, सच्चाई यही है कि देश आज एजुकेशन पिछड़ने की वजह से कहीं ना कहीं करप्शन, क्रिमिनल एंड अदर्स जो घिनौनी एक्टिविटीज में घिसता हुआ चला जा रहा है। देश का पॉलिटिकल स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे यहाँ जो युवा हैं वो सोच भी नहीं सकते कि देश का विकास किस स्तर पर होना चाहिए या होना नहीं चाहिए। उनकी सोच को बांध दिया गया है। गवर्नमेंट कभी अपने पावर के माध्यम से भिन्न भिन्न सिस्टम को ऐसे बदलती रहती है, काम नहीं करेगी, सिर्फ उसमें बदलाव करती रहती है। कई लोग बोलते भी हैं कि भारत का जो पॉलिसी मेकिंग अप्रोच है वो काफी हाईली है, काफी अच्छी है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग अप्रोच का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना ही डाउन और गंदा और घिनौना है। इस वजह से भारत विकास की रेस में काफी पीछे है। तो रिमोट लर्निंग जो रीचेबिलिटी रिपोर्ट है, इसमें यही बोला गया है कि सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्वालिटी एजुकेशन का क्या है, अभाव है। दूसरे गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है उसका अभाव है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो मदर टंग लैंग्वेज में हमें मदर टंग जो लैंग्वेज इशू है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को रोकता है। बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहता है, उसके सामने इंग्लिश, उर्दू या विभिन्न तरीके की लैंग्वेज और आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, उस रोड़ा में, उस अवरोध में अपने जो होने चाहिए उसका विकास, वो विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी एक इशू ने कहा कि ये इशू भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री है और उनकी मातृभाषा में जो अनुपलब्धता है, ये भी उसे कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रॉब्लम करती है। तो ये कंक्लूजन निकाला था रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट ने। तो इसमें बच्चों एक टॉपिक आया था यूनिसेफ। तो उस यूनिसेफ को, क्योंकि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यूनिसेफ करता है, तो थोड़ा सा यूनिसेफ को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो यूनिसेफ की मैं बात करूं तो यूनिसेफ का नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये पहले नाम था इसका, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड नाम था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे 11 दिसंबर 1946 को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद जो इसका नाम था वो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन हुआ क्या, 1953 में इसे स्थायी बनाया गया यूनाइटेड द्वारा, और इससे इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया, ध्यान रखना। तब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रखा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर इसके नाम की बात करोगे, वर्तमान में जो इसका नाम है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके जो चेयरमैन हैं इस समय, उनका वर्तमान में चेयरमैन है, उनका नाम है हेनेरिटा एच फोरे। हेनेरिटा एच फोरे पूछ लेता है तो कभी कभी याद रख लेना, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इसकी स्थापना में एक पोलैंड के चिकित्सक थे जिनका नाम था लुडविग रोमसन। लुडविग रोसमन ने इसमें, पोलैंड के थे, सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक थे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात आती है कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या था बनाने का। तो यूनिसेफ का उद्देश्य ये था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह देश थे, आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, उनके बच्चों को और उनकी महिलाओं को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा इंश्योर करना। किसको, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देश तबाह हो गए थे, उनके बच्चों और माताओं को आपातकाल की स्थिति में भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है बच्चों चुनौती। क्या नाम है, एक प्रतियोगिता है जिसका नाम क्या है, चुनौती, या बोल सकते हो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता। नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता या चैलेंज प्रतियोगिता, या बोल सकते हो चैलेंज प्रतियोगिता बोल दो, जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता, चैलेंज। ठीक है, बात आई चर्चा के, ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन, रविशंकर। रविशंकर ने क्या किया है, इसे शुरू किया है। कौन है ये, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है ना। अब आपसे पूछता है तो ये है क्या, तो जो टायर 2 जो शहर हैं भारत के, ठीक है ना, उन पर विशेष ध्यान देने के साथ इसमें टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। उसके साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर जो उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इनके स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, या बढ़ावा, एनहेंस किया जाएगा, बढ़ावा
बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? टायर 2 शहरों को, ठीक है ना। दूसरी बात, इनके अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है इनके अगर उद्देश्य की बात करें तो जो चिन्हित क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं, इनमें क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं, उन चिन्हित क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लगभग 300 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कितने? 300 स्टार्टअप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना इनको, और आइडेंटिफिकेशन करके लगभग एक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि सीड फंड के रूप में देना। 25 लाख रुपए की जो प्रारंभिक राशि है उसे सीड फंड के रूप में देना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब बात आती है कि ये जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टार्टअप को किन कार्यों के लिए आमंत्रित करेगा? तो हम बता देते हैं कि ये जो मंत्रालय है इन स्टार्टअप को लाभ दे रहा है, 25 लाख रुपए तक की राशि दे रहा है सीड फंड के रूप में, अन्य सुविधाओं भी दे रहा है। तो वो किन कार्यों के लिए आमंत्रित करेगा? इसके लिए तो हम इसमें बताएं किन कार्यों के लिए आमंत्रित करेगा। तो पहला, तो जो आम जनता है उनके लिए एडुटेक, किसके लिए? आम जनता। तो इनके लिए क्या? एडुटेक। एडुटेक मतलब टेक्निकल किस में? एजुकेशन में। एग्रीटेक एग्रीकल्चर में एजुकेशन टेक्निक, और फिनटेक। फिनटेक मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेक्निकल जो इश्यू होते हैं उनको वहां फिनटेक कंपनियां क्या करती हैं? बैंकों को ट्रांसफर से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित ये टेक्निकल सेवाएं उपलब्ध कराती है। कौन? फिनटेक कंपनी। तो ये सब चीजें उपलब्ध कराना, ठीक है, इनका सॉल्यूशन। दूसरे, मैं साफ बोल रहा हूं, दोबारा से सुनिए, आम जनता के लिए एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। दूसरा, जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक और परिवहन प्रबंधन, ठीक है ना। इसके लिए बुलाएगा कि भाई आपूर्ति श्रृंखला को इंश्योर करिए, लॉजिस्टिक इंश्योर करिए और परिवहन प्रबंधन को इंश्योर करिए। इसके लिए कौन बुलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन स्टार्टअप को इन कार्यों के लिए बुलाएगा। दूसरी बात, बुनियादी ढांचा के लिए, बुनियादी ढांचा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूरस्थ निगरानी के लिए, दूरस्थ निगरानी पर मजबूती हासिल करने के लिए, ठीक है। और जो चिकित्सक स्वास्थ्य हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन स्टार्टअप का यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नैदानिक के लिए, नैदानिक रोकथाम, नैदानिक रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, जो मनोसाइकोलॉजिकल है उसकी देखभाल के लिए, मनोचिकित्सकीय देखभाल के लिए, ठीक है। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनको बुला सकता है। और नौकरियां वगैरह, कौशल से संबंधित भाषाई उपकरण या विभिन्न प्रकार की तकनीकी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय इनको बुला सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह संगठन चर्चा में रहा है। हिजबुल्लाह संगठन, ठीक है, ये इसीलिए चर्चा में रहा है कि हाल में इसके अड्डों पर हवाई आक्रमण किया है। क्या किया है? मिसाइल लॉन्च की है, इसीलिए क्या रहा है? चर्चा में रहा है, ठीक है ना। पूछे इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन आप बताओगे लेबनान की
दक्षिणी लेबनान की दक्षिणी सीमा में, मैंने बताया भी था, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लू लाइन भी मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो अब पूछी जाती है क्या है, तो आप बोल सकते हो ये लेबनान का एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल है। क्या है? लेबनान का शिया इस्लामिक राजनीतिक दल है। लेबनान का शिया इस्लामिक राजनीतिक दल है, ठीक है ना, जो ईरान के इशारे पर इसे बनाया गया था और ये ईरान के हित में ही काम करता है। तब तो ये निश्चित रूप से जो सुन्नी जो इस्लामिक हैं वो इससे क्या होंगे, खिलाफ होंगे, और ये उनके खिलाफ होगा, तो उनके बीच भी क्रिटिसिज्म या कोई ना कोई हिंसात्मक वायलेंस एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो ये ईरान के हितों के अनुसार चलता है। 1980 के दशक में इसे ईरान के द्वारा बनाया गया था। इसे 1980 में किसके द्वारा? बाई ईरान द्वारा इसे स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है ना। तो ये चर्चा में, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि लेबनान के पड़ोसी देशों को बताइए फटाफट से, है ना, तो आप मैप के थ्रू उनको बताओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ASI के 7 सर्किल बनाए गए हैं। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। भारत का एक विभाग है जिसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया था। ये उसके पहले महानिदेशक थे। तो 7 न्यूज ASI सर्कल, ठीक है। तो चर्चा में, तो भारत का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, आप इसके मंत्री बताओगे मुझे कौन है? उसने क्या किया है? ASI भारतीय पुरातात्विक जो सर्वे है उसके लिए 7 नए आंचल स्थापना करने की बात की है। और ये 7 कौन कौन से होंगे? त्रिची, रायगंज, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। मतलब त्रिची, रायगंज, जबलपुर, मेरठ, झांसी और हम्पी। 1 2 3 4 5 6 और 7, और कौन सा रह गया? तो ये होंगे, ठीक है ना। इनमें से जो हम्पी है वो पहले लघु आंचल था, अब इसे पूर्ण आंचल के रूप में शामिल कर लिया गया। और ये आपको पता ही है कि जो ASI है ये 1861 में बना था और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं तो उस समय आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों ग्रेट अंडवानी। ग्रेट अंडवानी अंडमान द्वीप समूह की जो 5 PVTG जो जनजाति हैं, PVTG मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिब्यूनल ग्रुप, उनमें से एक है ग्रेट अंडमानी। तो चर्चा में क्यों है ये बताते हैं फटाफट से। चर्चा में इतने के इनमें से कोविड-19 से 5 लोग जो हैं वो संक्रमित मिले हैं, ठीक है ना, इन्फेक्टेड पाए गए, इसीलिए चर्चा में है। तो पूछेगा ये क्या है, आपका जवाब होना चाहिए ये एक जनजाति समुदाय है। कहाँ का? लोकेशन पूछेगा तो आप बताओगे अंडमान ग्रेट अंडमान समूह का, या अंडमान समूह कहते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 5 जनजाति रहती हैं। मैं इसकी बात करूं तो यह संकट प्रवण जनजाति समूह कौन सा है? संकट प्रवण
जनजाति समूह, क्या बोल सकते हो, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्यूनल ग्रुप, इसे बोल सकते हैं पीबी, शॉर्ट में आता है कभी कभी टीजी। तो ये 5 ग्रुप हैं यहाँ पे, उनमें से एक है। तो ये 5 कौन कौन से ग्रुप हैं देख लेते हैं। 5 पीबीटीजी ग्रुप, 5 पीबीटीजी कहाँ के, अंडमान के। तो एक तो यही हो गया ग्रेट अंडमान, ठीक है। दूसरा हो गया जारवा, तीसरा हो गया शोम्पेन। शोम्पेन पिछली साल भी चर्चा में रहा था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जारवा हो गया, ग्रेट अंडमानी हो गया, शोम्पेन हो गया, और नेक्स्ट है बच्चों ओगे या ओंग बोल सकते हो, ओंग। और नेक्स्ट है उत्तर सेंटिनल, ये जनजाति है वहां की, और ये सभी किसमें है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्यूनल ग्रुप में, पीवीटी जी में है, ठीक है ना। तो ये चर्चा में रहा था, ठीक है ना। इसकी संख्या की बात करें तो ये टोटल ग्रेट अंडमानी इस समय 51 के करीब है। इनकी भाषा है जेरू, जेरू बोली बोलते हैं ये, जेरू, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ये चर्चा में रहा है इसीलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है टोंगो। टोंगो अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखना, किसका, अफ्रीका का एक देश। चर्चा में अभी इसीलिए है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 27 अगस्त 2020 को एक घोषणा की थी, और उस घोषणा में ये बोला था कि एक मक्खी है जिसका नाम है सेड्स, TCETES, सेड्स। ये क्या है, एक मक्खी है, ठीक है ना। इसके काटने से या इसके संचरित होने से, है ना, इसके संचरित से एक परजीवी है, उस परजीवी के द्वारा एक रोग फैलता है बच्चों, और उस रोग का नाम है ट्राइपेनोसोमियासिस। ट्राइपेनोसोमियासिस, ये रोग फैलता है इस मक्खी के परजीवी से। तो इस रोग का, इसे बोल सकते हो स्लीपिंग स्किननेस, स्लीपिंग स्किननेस, है ना। इसका क्या किया, उन्मूलन किया है, उन्मूलन की घोषणा की है कि ये जो रोग है ट्राइपेनोसोमियासिस रोग, ये क्या हो गया, इसका उन्मूलन हो गया है 27 अगस्त 2020 को। किसने घोषणा की है इसकी, तो इसकी घोषणा की है WHO ने, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना, थोड़ा सा चर्चा में रही है, तो इसे जल्दी से डिस्कस कर देता हूं। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, PMJDY, वैसे ये चर्चा का कारण इसीलिए है कि इसे 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। 6 वर्ष पूरे हो गए, इसका मतलब क्या है, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, ठीक है ना। और इसका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन, कैसे भी करके लोगों को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा जाए। जो भारत सरकार की वित्तीय संस्थाएं हैं या प्राइवेट संस्थाएं, उनसे लोगों को जोड़ा जाए। और तभी इसी के जरिए भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारे काम किए। पहला काम, भारत सरकार ने मैक्सिमम लोगों के अकाउंट को खुलवाया, और उस अकाउंट के थ्रू जो भारत सरकार की योजनाएं थी, पॉलिसी थी और स्कीम थी, उनका DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों के खाते में उसका लाभ पहुंचा, सीधे लाभ पहुंचा। दूसरी बात, जो भी अकाउंट खोले उन मैक्सिमम अकाउंट 0 बैलेंस पर खोले। नेक्स्ट, जमा राशियों पर ब्याज के साथ साथ बीमा कवर भी दिया गया। ऐसे नोट करोगे, मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ। तो जमा राशि है उन पर ब्याज के साथ साथ दुर्घटना बीमा कवर की देने की बात की गई थी। तीसरी बात ये थी कि एक इसमें 30,000 रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी थी। तो जो 30,000 रुपए वाली जीवन बीमा पॉलिसी थी, उस पॉलिसी धारक के मर जाने के बाद जो उसका नॉमिनेट होता था, उस नॉमिनी को उस राशि को देने की बात की गई थी। नेक्स्ट, इसमें
जो खाते खुले थे, जैसे इस योजना के तहत खाता खुलाओ 6 महीने हुए, उसके बाद 10,000 रुपये तक का आप क्या ले सकते हो, उस अकाउंट पर लोन भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इसका डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीम का जो फायदा था वो मैक्सिमम लोगों को मिला, ये माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इशू है, तो ये थी PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 6 वर्ष पूरे हुए, इसीलिए ये चर्चा में रही थी और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। AITIGA, AITIGA, एटिया, तो ये क्या है, ये है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है ना। इससे पहले इसके चर्चा की बात कर रहा हूं, तो अभी क्या हुआ था, भारत आसियान व्यापार मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई थी। भारत आसियान के जो ट्रेड मिनिस्टर थे, व्यापार जो मंत्री थे, उनकी क्या हुई थी, एक वर्चुअल बैठक हुई थी, वर्चुअल एक मीटिंग हुई थी, और उस वर्चुअल मीटिंग में FTA की समीक्षा पर विचार विमर्श किया गया था। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर विचार विमर्श किया गया था और समीक्षा की गई थी। फिर उसमें यह बोला गया था कि जो एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, इसकी भी समीक्षा की जाए, ये सिफारिश की भी की गई थी। तो ये जो ट्रेड मंत्री थे, इनके द्वारा इसकी समीक्षा करने की भी सिफारिश की थी, ठीक है ना। तो बात आती है कि जो भारत इनके बीच जो बैठक हुई थी वर्चुअल, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बच्चों, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। दूसरी बात, जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें मैक्सिमम जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है उसमें जो लचीलापन है उसे इंश्योर किया जाए, उसे रोका जाए। आवश्यक दवाएं हैं उनको बेरोक टोक के, ये बात की गई थी, उनको बिना रोक टोक के, बिना शुल्क और उसके लड़ाई झगड़े के से क्या किया जाए, इसे कम किया जाए, ठीक है ना। जो हमारी दवाएं हैं वो बेरोक टोक के आसियान की भारत में और भारत की आसियान में जानी चाहिए। तब बात आती है कि भाई इसे भी पढ़ लो एक बार कि ये AITIGA क्या है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया और आसियान के बीच एक FTA है, इंडिया प्लस आसियान के बीच क्या है, एक FTA, क्या है, एक FTA है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों जो संगठन हैं, आसियान और इंडिया, आसियान में 10 देश हैं, ध्यान रखना। ये लागू हुआ था वर्ष 2010 में। इसके अंदर क्या करते हैं, ये दोनों जो संगठन हैं वो व्यापार की जो अधिकतम सामग्री हैं उन पर जो शुल्क लगा देते हैं आपस में, व्यापार की जो सामग्रियां हैं उन पर जो शुल्क का मैटर है, उस शुल्क को धीरे धीरे कम करने की प्रतिबद्धता पे बात की है कि हम इसे चरणबद्ध तरीके से या चरणबद्ध नीति से मिटाने पर सहमति की है। क्योंकि ऐसा करने पर 2017-18 में दोनों के बीच जो व्यापार है ये माना जा रहा है लगभग 8% दोनों इंडिया और आसियान के बीच व्यापार बढ़ा है। वर्ष 2017 में व्यापार जो था वो लगभग 73.6 बिलियन डॉलर था और यही वर्ष 2018 में 80.8 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि भाई जब आप शुल्क पर बात करती हो तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं जो अस्थिरता थी वो दूर होगी और व्यापार बढ़ेगा। यहीं पर जब बात आई है आसियान की, तो आसियान को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जब आसियान की बात आई तो आसियान को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है ना, एशियन नेशन। ये इसकी क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर की आप बात करोगे तो जकार्ता, जो इंडोनेशिया की क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। इसका जो सबसे बड़ा पद होता है वो महासचिव का होता है, ध्यान रखना। किसका होता है, महासचिव। प्रस्ताव संबंधित जो पारित किए जाते हैं इसके लिए इसी के द्वारा किए जाते हैं और ये 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसमें 10 देश हैं
कितने कंट्री हैं? 10 कंट्री हैं, ठीक है ना, जिनमें ब्रुनेई, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, ब्रुनेई, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, कोलंबिया नहीं है, इसे ध्यान रखना, ये क्या है? कंबोडिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आपका काम ये है कि इन सभी कंट्रियों को मैप में देखोगे, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में मिलेंगी, सभी को देखोगे कौन कौन से देश किसमें हैं, कौन कौन से देश आसियान में है। आसियान के 2 पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश भी हैं। ऑब्जर्वर में एक पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। दूसरा है उत्तरी तिमोर, इनको भी आप मैप में देखोगे, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया और जो देश, ये जो देश है उनके मध्य में, तिमोर सागर वगैरह के पास में पड़ेंगे ये पापुआ न्यू गिनी वगैरह, ठीक है ना। तो अगर हम आसियान कंट्री के देशों की बात करें तो लगभग 64 करोड़ के करीब आबादी है, जो यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, और इनका जो जीडीपी है वो लगभग 28,000 करोड़ डॉलर का है, ठीक है ना। 28,000 करोड़ डॉलर से अधिक की इनकी क्या है? जीडीपी है। इस समय इनके जो चेयरमैन है आसियान के, वो ली हसीन लूंग है। कौन है? ली हसीन लूंग। ये क्या है? चेयरमैन है किसके? आसियान के, ध्यान रखना। एक और बनाया था इसने, आसियान +3। आसियान +3 में 10 कंट्री तो यही आसियान के हैं। इसके बाद जो कंट्री हैं वो दक्षिणी कोरिया, ठीक है ना, जापान और चीन शामिल हैं। उसके बाद फिर इन्होंने आसियान +6 बनाया। तो आसियान +6 में आसियान +3 है, ये भी है, और ये 3 कंट्री और बढ़ गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये कंट्री और इसमें क्या है? शामिल है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक इशू और है लास्ट हमारा, नेशनल स्पोर्ट डे। नेशनल स्पोर्ट डे जो है, राष्ट्रीय खेल जो दिवस है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके चक्कर में? एक दिग्गज हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके एवज में मनाया जाता है। अभी क्या किया है, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने जो साहसिक पुरस्कार होते हैं खेल के, वो 7 श्रेणी में होते हैं। खेल के साहसिक पुरस्कार कितनी श्रेणी में होते हैं? ये 7 श्रेणी में होते हैं। इनमें से 4 श्रेणी में बढ़ावा किया है, ठीक है ना। वो कौन कौन सी? कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी राशि पहले जो थी वो 7.5 लाख रुपए मिलती थी, लेकिन आज उसकी राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी है। अर्जुन जो खेल रत्न पुरस्कार था, उसकी जो राशि थी वो पहले 5 लाख मिलती थी, और उसे बढ़ा करके अर्जुन वाले की कर दी है 15 लाख। दूसरा जो कोच के लिए द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था, उसकी राशि पहले 5 लाख मिलती थी, और वर्तमान में उसकी राशि को 10 लाख कर दिया गया है। उसके बाद जो अभी यही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, इसकी राशि 5 लाख रुपए मिलती थी, इसे भी बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले महीने के साथ। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।